बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इन्होंने आयोजित किए हुए ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं सभी विद्यार्थी और शिक्षक का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम ईश्वर प्रकाश मेहर, मेरा स्कूल है कालीना मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला एच पूर्व विभाग। आज का दिन है बुधवार और आज का तारीख 28 अक्टूबर 2020। आज का सुविचार जल ही जीवन है और आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 1 और आज का घटक भोजन। स्क्रीन शेयर के माध्यम से पाठ देखेंगे आगे। तो किसान खेती के सबके भोजन है, तो हमको खेती के बारे में जानना होगा। तो किसान ये हमारा अन्नदाता है और यह मेहनत करता है, खेत परिश्रम करना है, तभी हमको अनाज मिलता है। तो अब हम आज देखेंगे, अभी आगे देखेंगे खेती के बारे में। तो दीपावली के समय कौन सी सब्जी आती है? एक मिनट। तो बैंगन, आसपास ये जो स्लाइड में दिख रहा है तुमको, मटर, बैंगन, ये सब्जियां हमें मिलती है दीपावली के समय में। यहाँ पे कुछ फल भी दिखाई दे रहे हैं तुमको। यहाँ पे फनस है, एप्पल दिखाई दे रहा है, संतरा, मौसम्बी। नीचे के पिक्चर में भी तुम लोगों को कुछ फल दिख रहे हैं, तो ये दीपावली के समय में आते हैं। ठीक है। खेती का भारत में लगभग 60% भूभाग खेती के लिए उपयोग किया किया जाता है। यानी खेत का जो उपयोग होता है उसका 60% भाग वो खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी हम देखेंगे फिर अभी भोजन के बारे में देख रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा फिर कहाँ से आता है भोजन। तो फिर हम देखते हैं अभी आगे खेती, फिर खेती के मौसम। तो खेती के मौसम दो प्रकार के होते हैं। एक जून से अक्टूबर तक की गई खेती रहती है और अक्टूबर से मार्च तक खेती रहता है। तो जून से अक्टूबर तक की गई खेती को खरीफ का मौसम कहते हैं। और इस मौसम में वर्षा का पानी जो रहता है वो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में कि प्रत्यक्ष दिया जाता है। और अ, इसमें जून से अक्टूबर की जो खेती की जाती है उसको खरीफ का मौसम कहते हैं। और इस मौसम में वर्षा का पानी प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो रहता है वो अक्टूबर से मार्च तक की गई खेती। तो इस खेती को रबी रबी की फसल या रबी का मौसम कहते हैं। इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसावा वर्षा जल, वापसी के मानसूनी और वर्षा और तुषारपात का उपयोग करते हैं। अ, इसमें कौन कौन रबी में कौन कौन से लेते हैं? तो गेहूँ, उसके बाद में बाजरा, बाजरा होने के बाद गेहूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है आप लोगों को खेती का कार्य। अभी प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके लिए उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक अच्छी उपज भी मिलती है। तो भरपूर कृषि उपज के लिए उपज आने के लिए उसके लिए क्या क्या लगता है? तो अ, स्लाइड में देखो बच्चों। अ, किधर गए? उसके लिए अच्छी जमीन चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे के पिक्चर में। उसके बाद उसके लिए अच्छा फसल आने के लिए अच्छे बीज चाहिए,
अच्छा खाद चाहिए और उसका पानी तो पानी भी जरूरी होता है। और इसके लिए उसके लिए परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है, साथ साथ खेत की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है। अ, अंत में प्राप्त होने वाले अनाज को अब फिर भंडारण किया जाता है। या पिक्चर में तुमको दिखता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, कि यह खेती की सुधारित विधियों का उपयोग करने से ये संभव हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं पा, पारंपरिक खेती। पुराने समय में क्या होता था कि अभी पुराने की जो खेती होती थी, वो बैल के द्वारा नीचे के पिक्चर में दिख रहा है, बैलों के द्वारा की जाती थी वो खेती। बैलों खींचे जाल तथा फाल का उसमें उपयोग करते थे। उसके बाद पारंपरिक खेती में जो पानी देते वो उसको यहाँ पे ऊपर का दिखता हो उसका मोट का उपयोग, तो जो पानी देते थे वो मोट के इसका उपयोग करते थे और खेती को पानी देते थे। फिर उसके बाद ये हो गई पारंपरिक खेती। तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा बैल का उपयोग करते ज्यादा परिश्रम वहाँ पे करना पड़ता था। पारंपरिक खेती में क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा घर वाले लोग ही खुद काम करते थे। घर के जो औरत रहती थी वो ज्यादा काम करते थे। ये पिक्चर में आपको दिखाई देता है, ये एक बैल है, दो बैल की है और वहाँ पे एक किसान खुद चला रहा है। भी ऊपर की पिक्चर में दिखता कि मंडई कटाई सभी चीजें वो सब अपने सब खुद खेत में जाया करते थे और खेत में काम करते थे। तो ये पुराने जमाने की खेती थी, उसे पारंपरिक खेती कहते थे। अभी आधुनिक खेती आधुनिक अभी पहले पारंपरिक खेती में जैसे बैल का किया जाता था, वैसे अभी आधुनिक आधुनिक यानी अभी जो आज के जमाने की जो 2020 यानी नए जमाने की जो खेती चल रही है, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी बहुत सारे प्रमाण में। तो अ, इस खेती करते समय हर एक चीज, हर एक बात जो वो यंत्रों से हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्रैक्टर से वो खेत की ये चल रही है। उसके बाद सभी जो आधुनिक खेती है वो पूरे अभी मानव का बहुत कम उपयोग हो रहा है, उसमें सब यंत्रों की सहायता से वो खेती कर रही है। यहाँ पे आप लोगों को एक भी कुछ बैल या कुछ ये नहीं दिखता, क्योंकि यह आधुनिक खेती है। पारंपरिक खेती में बैल का यूज था, लेकिन अभी खेती में आधुनिक खेती में पूरा सब का सब खेती जो है वो यांत्रिक यानी यंत्रों के माध्यम से करते हैं। ये पिक्चर में देखते होगा, यहाँ पे भी ये पहले पिक्चर में भी यंत्र को उपयोग किया गया है वो उसको नांगरने के लिए, और दूसरे पिक्चर में भी यह भी दिख रहा है आपको। चारों पिक्चर में यंत्रों को किया जा रहा है, यानी आधुनिक खेती में जो ऊपर है, वहाँ पे मनुष्य बल और पूरा पूरा यांत्रिकीकरण टेक्नोलॉजी बढ़ गई और सब टेक्नोलॉजी से पूरी खेती हो रही है। इसे आधुनिक खेती कहते हैं। तो ये पारंपरिक खेती में और खेती में ये डिस्टेंस है, ये डिफरेंस को दिखाई देगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट, खेती की सुधारित प्रौद्योगिकी। पुराने समय क्या होता था कि एक मौसम में तैयार होने वाली फसल में बीजों को सुरक्षित रखा जाता था। क्योंकि क्यों सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि वही बीज वो आने वाली बारिश में उसका यूज करके बीज के उपयोग में उसका यूज करते थे। तो यहाँ पर आपको दिखता है ये मूंग का दिख रहा है, रहा है, ज्वारी है, बाजरे दिखती है, ये हो गए बीज। तो पुराने जमाने में किसान क्या करता था कि यही बीज का यूज
आगे के लगा यानी खेत में बीज के लिए उसको यूज करते थे, और उसका जो भी खेत में से जो अनाज तैयार होता था उसमें से थोड़ा सा अपने लेते थे, और उसके माध्यम में उसके रूपांतर उसका करते थे। तो उसके बाद सुधारित बीज, तो उसके बाद उसने सुधारित बीज का भी उपयोग किया, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, गेहूं जैसी प्रत्येक उपज में सुधारित बीज भी उसका भी उपयोग किया, और ये बाजार में भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इससे लगता है कि इसके अधिक भी इस बीज से अधिक उपज मिलती है, और इन बीजों की फसलों ज्यादा से ज्यादा अनाज अ, मिलता है। एक मिनट। अभी सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी जब फसल होती है, फसल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और बिना पानी के तो कोई फसल नहीं आती है। तो सिंचन आधुनिक विधियां देखे बच्चों अभी, तो सही समय पर पानी मिलने से फसल वृद्धि होती अच्छी होती है। और पानी वह खेती के लिए वाटर के साथ हमें कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है यहाँ पे आपको एक तालाब दिखता है एक पिक्चर में, कुएं के पानी से, और बांध पानी नदियों पे बांध बांधा जाता है। आप पिक्चर में देखा है आपको कि ऊपर बांध बनाते हैं, और वर्षा का पानी रोक जो फसलों की वृद्धि अ, अच्छी होती है। तो यहाँ पे पिक्चर में तुमको दिखता होगा कि खेती के लिए वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वहाँ पे अ, अ, नदियों पर बांध बनाकर रोका जाता है, फिर उसके बाद तालाब का कुएं का पानी का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर भूजल का जो स्तर होता है वो भी बढ़ता है। तो इस तरह से खेती के लिए ये पानी किसान यूज करता है, और ये इसका अब किसान को अच्छे तरह से मिलता है, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो इसका ही यूज खेती में फसल लेने के लिए रहता है। तो आपको चारों पिक्चर में ये दिखाई देता होगा, क्योंकि तो चीज़ में आप आगे ये, पुराने जमाने में क्या होता था कि पाट से पानी देते थे खेत को। आपको दिखता होगा कि पुराने जमाने में किसान जब कुएं का या नदी का पानी पाइप के द्वारा, तो बहुत सा पानी जब खेत में जाता था पाट से, तो बहुत सारा वो अनयूज होता था, यानी उपयोग में नहीं आता था। वो जमीन में बड़ी मात्रा में रिस जाता था, तो उसका बाष्पीभवन भी हो जाता था। उत्फलत पर्याप्त पानी उस तरह से व्यर्थ हो जाता था। इसलिए फिर उन्होंने नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो उसमें दो दिखाई दे रहा है आपको, एक टपक सिंचन और फुहार सिंचन। अभी टपक सिंचन में क्या होता है कि उसमें आपको दिख रहा है टपक सिंचन ऊपर है, और नीचे फुहार सिंचन। पानी देने की दो ये नई टेक्नोलॉजी अभी यूज हुई है। तो टपक सिंचन में एक की विधि में छिद्र वाली एक पाइप दिखाई दे रहा है आपको, और इस पाइप से क्या होता है मालूम है क्या? उस फसल की जड़ों तक वो पास आवश्यक जो पानी रहता है वो बूंद बूंद में रूप में वहां पे जाता है, टपकता है। तो अंत में जो भी पानी किसान खेती को देना चाहता है, तो वो यूज नहीं होता है, पूरी तरीके से यूज होता है। यानी वो इसकी फसल के जड़ तक वो जाता है, यानी अनयूज नहीं होता है वो। उसके बाद दूसरा एक है फुहार सिंचन। तो फुहार सिंचन में भी आपको दिखता होगा कि वो जैसे जैसे फसल को आवश्यकता होती है वैसे वो फुहार सिंचन के माध्यम से पानी देते हैं। तो इससे जो इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों भी जो विधियां है, वो दोनों विधियां में जो पानी जो रहता है वो अनयूज नहीं होता है, पूरी तरह से फसल के जड़ तक वो जाता है। और पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, जब वो पाट से पानी देते थे, तो
वो पानी अलग ही तरह चला जाता था, दूसरी जगह यानी रिस जाता था, उसका बाष्पीभवन हो जाता था। इसलिए फिर ये किसान ने ये नई टेक्नोलॉजी में ये फुहार सिंचन और टपक सिंचन आई है। तो इससे पानी का यूज नहीं होता है, अच्छी तरह से यूज होता है। और खेत में फसल की जो जो जड़ होती है वहाँ पे, यानी ये बाहर जाता है, अनयूज होता ही नहीं, तो बराबर से वो फसल की जड़ तक पानी जाता है। तो इसलिए यह टपक सिंचन और फुहार सिंचन का तो आपको दिखता ही होगा, स्लाइड में देखो अच्छी तरह से कि यहाँ पे पाइप कैसा बराबर से फसल के इसमें पाइप लगा है खेत में, और उससे एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उसको एक ये रहता है, सुराग रहता है, छिद्र रहता है। तो छिद्र से वहाँ पे बराबर पानी उस फसल को दिया जाता है। वैसे फुहार सिंचन का भी वैसा ही है। जैसा किसान को लगेगा वैसे वो फुहार सिंचन के हिसाब से अपनी फसल को वो पानी दे पाता है। तो ये दोनों का यूज करने से पानी का जो है उपयोग है, वो अच्छी तरह से होता है, अनयूज नहीं होता है। तो आया बच्चे समझ में? अभी खाद, अब जब अनाज जब आता है तो हमको सब बहुत सारे उसको पूरी उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको लिए मौसम अच्छा होना पड़ता है, उसके लिए खेती के कार्य अच्छे होना पड़ता है, उसके उसके लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ पानी का भी उपयोग में लाना पड़ता है। यहाँ तक हमने देखा है, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है बच्चों, तो उसके लिए खादे, ये खादे यानी खत बोलते हैं उसको मराठी में, खाद। तो अभी हम देखेंगे खाद। अ, खाद के दो प्रकार होते हैं, एक रासायनिक खाद और एक प्राकृतिक खाद। तो खेत के बार बार एक ही फसल लेने के पर उसकी उत्पादकता क्रमशः घटती है, इसलिए मिट्टी मिट्टी में खादें मिलाकर उस मिट्टी की जो उत्पादकता है वो बढ़ानी पड़ती है। फिर इस फसलों का उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। खादों की दो प्रकार हम लोगों ने देखा है, एक रासायनिक खाद, एक प्राकृतिक खाद। तो हम देखेंगे अभी प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक खाद कैसे बनता है, तो आपको पिक्चर में दिखता होगा, यहाँ पे 3 पिक्चर मैंने बनाए हैं। तो प्राकृतिक खाद में एक उसमें दिख रहा है कि ले उसमें गोबर का यूज किया जाता है, लेंडी खत भी यूज किया जाता है, और यहाँ पे कंपोस्ट खत का यूज किया जाता है। ऐसे लेंडी लेंडी का यूज करके, गोबर का यूज करके, और कंपोस्ट खाद का यूज करके यह ये खाद किया जाता है, उसे प्राकृतिक खाद किया जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है? और ये हो गया प्राकृतिक खाद के बारे में। तो इसके आगे अभी दूसरा है रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद में क्या ये दिख रहा है, रासायनिक खाद में जो अभी की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो अब 3 पिक्चर में आपको दिखता होगा कि ये है रासायनिक खाद। यहाँ पे एक ये इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो है रासायनिक, अब जब गांव में जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि रासायनिक खाद, इस खेत से फसल अच्छी तरह से आती है, ये हो गया रासायनिक खाद। तो प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर है कि प्राकृतिक खाद जो रहता है वो पत्ते लेंडी इससे बना जाता है, और रासायनिक खाद जो है वो नेचर यानी कृत्रिम, यानी उसका क्या बोलते हैं उसको, या यांत्रिकीकरण करके उसका बनाया जाता है। तो रासायनिक खादों का अनियंत्रित उपयोग करने से क्या मिट्टी का जो खादे की मिट्टी जो है वो उससे उत्पादकता ज्यादा पैमाने पे लेने से फसल अच्छी आती है, लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि उसका ज्यादा यूज करने से जो मिट्टी है उसी मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होती है। ज्यादा रासायनिक खाद का अगर ज्यादा यूज किया गया तो मिट्टी की जो पोषक उसमें ये रहते हैं, तो पोषक तत्व वो कम होते हैं। इसलिए रासायनिक खाद का भी उपयोग जरा कम मात्रा में ही करना चाहिए। तो
ये हो गए, एक मिनट, फसलों के प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। हम्म, अभी आगे देखते हैं फसलों की सुरक्षा। अभी फसल अगर लेना होगा तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, तो फसलों की सुरक्षा, अभी फसल लेना होगा तो उसको, उसकी सुरक्षा भी हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि वो फवारनी, यानी एक पंप से वो किसान उस फसल को फवार रहा है, यानी छिप रहा है, छिड़क रहा है। तो उसमें ये पंप में ये दवाई है, उस दवाई के इससे वो जो भी यानी वो फसल पे जो भी कीड़ी कुछ भी ये रहता है तो वो मर जाता है। तो उससे वो फसलों की सुरक्षा के लिए वह देखिए कीटनाशक का यूज छिड़का जाता है, यूज किया जाता है। यानी कीड़ों द्वारा अथवा रोग से रोग रोग लगने से फसलों की जो हानि पहुंचती है, इनसे बचाव के लिए उपाय उपाय के रूप में कीड़ों और रोगकारक जंतुओं का विनाश करने के लिए कीटनाशक फसलों पर ये छिड़े जाते हैं, अथवा बीजों की बुआई पहले ही उन पर कुछ औषधि छिड़क दी जाती है। तो इससे जो भी जो जब उससे कुछ ये अ, कीड़ों का जो जो रहता है वो फसल को ऊपर नहीं आने देते हैं, इसीलिए ये पंप के द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो फिर अच्छी तरह से फसल आती है। अभी अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, अनाजों का भंडारण। अभी खेती के उत्पादन वृद्धि लाने के साथ साथ खेतों से प्राप्त अनाजों को ठीक से भंडारण भी करते हैं। अभी जब किसान पूरी खेती कर लेता है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से खेती आती है, तो उसका उस अनाज का भंडारण भी करना पड़ता है। तो अनाजों के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियां को उपयोग में लाते हैं, तो किसान खेतों से मिले अनाज को धूप पर सुखाकर बोरों में भरते हैं। तुमको ये बोरे दिखते होंगे पिक्चर में। तो ये बोरे घर में अथवा बिक्री के बाद या ये गोदामों में भी, घर में नहीं रख सकते तो फिर उसको घर में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने के बाद उसे गोदामों में रखे जाते हैं, या दुकानों में अधिक संख्या में हमें ये मिलता है। तो ये जो भंडारित अनाज का ये विनाशीय अभी यहाँ पे जब वो बोरे रखे जाते हैं तो उसको एक जगह रहने से उसको ये लग जाता है, कीड़ लग जाती है, फुफसी लग जाती है। अ, एक तो ये जो बोरे रहते एक जगह बहुत दिनों तक अगर उसको रखा जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसको ये पिक्चर में दिखता होगा आपको यहाँ पे ये चूहे दिख रहा है, घूस दिख रहा है, ये इससे क्या होता है, वो जो अनाज वहाँ पे साटा जाता है उसका ये उसको ये करते थे, नुकसान करते हैं उसके कीड़ों तथा चींटियों का उपद्रव से अनाज की बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए अनाजों का नुकसान वहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, आपने अनुभव ऐसा हुआ होगा, आपको अनुभव भी आया होगा कि यहाँ पे दिख रहा है चूहा और घुस से बड़ी मात्रा से वो बोरे को तोड़ते हैं और उससे अनाजों का नुकसान होता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि उसके लिए कुछ लोग यानी कि किसान फिर अपने गेहूं के पोते में, बोरे में नीम के पत्ते जो रहते हैं वो नीम के पत्ते भी उसमें डालते हैं। वो तो अनाजों की सुरक्षा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहती है, क्योंकि गोदामों में तो वो चूहे खा ये कर देते हैं, घूस का या कीड़े लग जाते हैं उसको। उसके बाद अनाज की सुरक्षा करने के लिए किसान फिर गेहूं में कुछ नीम के पत्ते रहते हैं। नीम के पत्ते से क्या होता है, उसकी जो स्मेल, उसकी जो सुगंध रहती है, उस सुगंध से वो जो कीड़े रहते हैं, वो जो छोटे छोटे कीटक रहते हैं वो भाग जाते हैं। और यहाँ पे नीचे की पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो गोलियां रखी है, कुछ टेबलेट, वो यानी छोटी छोटी व्हाइट गोली मेडिकल में मिलती है, तो वो रखने से भी
इस अनाज की या गोदाम में जो रखे बोरे, उन पे उनकी सुरक्षा और रक्षा होती है। तो उसके उनकी गंध के कारण वहाँ पे अनाज में कीड़े नहीं लगते और उसकी सुरक्षा अच्छी तरह से होती है। अ तो आपको समझ में आया बच्चों? 1 मिनट आगे देखते हैं। अभी देखते हैं खाद्य संचयन। अभी मनुष्य के भांति अन्य कुछ सजीव भी अपने भोजन का संग्रह करते हैं। विभिन्न अलग-अलग विधियों से अपने भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे आपको दिखता है कि यहाँ पे कुछ चींटियाँ मधुमक्खियाँ दिख रही है। मधुमक्खियाँ भी अपना खुद खाद्य संचयन करती है। उसके बाद एक पिक्चर में एक ये दिख रही क्या बोलते हैं उसको? खा खाद्य संचयन। तो 3 पिक्चर में आपको दिखता होगा कि यहाँ पे एक मधुमक्खी वो भी अपने खाद्य का संचालन करती है। यहाँ पे जो खा रहे हो वो भी अपने खाद्य का संचयन करती है। गिलहरी दिख रही है एक पिक्चर में आपको, तो गिलहरी भी फलों की बीजों का संग्रह करती है। इस प्रकार भोजन का संग्रह करने का कारण जब आवश्यक हो उस समय इन प्राणियों का भोजन उपलब्ध होता है। कि ये संचलन करने से क्या होता है कि जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है तब वो अपना इस संचयन किए हुए खाद्य का उपयोग कर सकते हैं। अब ये हो गए प्राणियों। इसके साथ-साथ कुछ वनस्पति भी अपने लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण सतत करती रहती है। तो प्रकृति में ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो अपने लिए भोजन का संग्रह करती है। तो नेक्स्ट टाइम में देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आपको दिखता होगा गाजर, कैरट्स, यहाँ पे बीट्स, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, कंद, ये ये जो वनस्पति रहती है, ये वनस्पति भी खुद का गाजर, चुकंदर, ये वनस्पति की जड़ें, ये इन भागों से वनस्पतियों भोजन का संग्रह करती है। तो आवश्यकता अनुसार उनको हम भी घरों में खाद्यान्नों का संग्रह करते हैं। तो ये वनस्पति आपको दिखती होगी यहाँ पे, गाजर है, बीट्स है, ये भी खुद का जो जड़ें रहती है उससे अपना संचयन करती है। ये हो गया खाद्य संचयन वनस्पति का। अभी नेक्स्ट में देखते हैं जब प्राकृतिक आपदा यानी जो भी नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो नैसर्गिक आपत्ति कौन कौन सी हो रहती है? तो भूकंप, या इसमें एक तूफान आता है, अधिक ज्यादा पैमाने पे बाढ़ वृष्टि होती है, भूकंप आता है। तो ये आपको इस पिक्चर में दिखता होगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो भी वो गोडाउन में जो अनाज का संचयन किया जाता है, वो ये जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो ये प्राकृतिक आपदा यानी नैसर्गिक आपत्ति आपको दिखती होगी जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है, तूफान आ जाता है। तो बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं और ये विस्थापित लोगों को फिर अनाज कहाँ से मिलता है? तो जब भी वो हम लोग पीछे के स्लाइड में देखा था कि वहाँ पे अ, ये जो ये जो देखो अनाजों का भंडारण, ये जो अनाजों का भंडारण किया जाता है, इसका यूज जब भी नैसर्गिक आपत्ति आती है तभी इस अनाजों का भंडारण का यूज वहाँ पे किया जाता है। क्योंकि ऐसे समय में बहुत बड़ी मुसीबत आने के कारण बहुत सारे लोगों को ये खाने के लिए नहीं मिलता है, तो ये अ, अब अनाजों का भंडारण का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो ये आपत्ति हमेशा आती रहती है। अभी देखते हैं हरित क्रांति। हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में अभी आत्मनिर्भर हो गया है, साथ साथ आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न का हम विदेशों में भी निर्यात कर रहे हैं।
तो हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में यह प्रचंड वृद्धि हुई है, तो इसे कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम से नहीं जाना जाता है। तो ये हरित क्रांति का जनक, ये पिक्चर में आपको दिखता होगा बच्चों की, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने हरित क्रांति भारत में शुरू में, यानी हरित क्रांति का जनक उन्हें कहते हैं। तो हरित क्रांति के हरित क्रांति से क्या हुआ कि उन्होंने दो, गेहूं और चावल पे हरित संशोधन किया था। तो हरित क्रांति से उन्होंने जो भी फसल रहती थी तो कम पैमाने पे आती थी हरित क्रांति के पहले। और जब हरित क्रांति करने के बाद फसल में अच्छी तरह से सुधारना की, उन्होंने उस पे रिसर्च किया, संशोधन किया, और बड़ी मात्रा में फिर या पिक्चर में आपको दिखता होगा कि फिर बड़ी मात्रा में पहले इतना फसल नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने हरित क्रांति का रिसर्च किया, संशोधन किया, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में फसल में वृद्धि हुई, तो उसे हम कहते हैं हरित क्रांति। तो उन्हें शुरू शुरू में गेहूं और चावल के बीजों पे हरित क्रांति लाई थी। तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो हरित क्रांति से भारत में बहुत ही इसका अच्छा ये हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं खाद्यान्न सुरक्षा। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक या पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से, क्योंकि इस उद्देश्य से बहुत से देशों ने खाद्यान्न की गारंटी देने के लिए एक अधिनियम कानून बनाया गया है। और क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखता होगा कि ये भूखमरी, भूखमरी है, कुपोषण या अनाहार, इससे एक मिनट, एक मिनट सर, वो एडवर्टाइज आ रही है, एक मिनट। ये, हाँ, खाद्यान्न सुरक्षा। तो भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक और पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। इसीलिए कुछ देशों ने, यदि आपको पिक्चर में दिखते होगा कि कुपोषण, अनाहार, भूखमरी, इससे बहुत सारे बच्चों की या मानव की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए कुछ देशों ने उसके लिए कानून बनाए हैं। तो हमारे भारत देश ने भी वर्ष 2013 में ये खाद्यान्न का सुरक्षा का अधिनियम बनाया है। उसको कहते हैं खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। तो इससे क्या होता है कि हर आदमी को खाने के लिए मिलना चाहिए। ये इस कानून का पीछे का उद्देश्य है। तो ये कब बनाया था बच्चों? 2013 में। उसका नाम है खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ कृषि सहायक उपक्रम रहते हैं, यानी किस कृषि सहायक उपक्रम, यानी जो खेती के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं, तो उसको कुछ मदद की जाती है। कैसी की जाती है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इस उपक्रम द्वारा किसानों को खेती संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी, सिंचाई सुविधाएं, सुधारित बीजों, विभिन्न खाद्यों तथा कीटनाशकों के उपयोग आदि जानकारी प्राप्त की जाती है। किसान को जलवायु का पूर्वानुमान, खेती विषयक जानकारी कृषि सहायक केंद्र से प्राप्त होती है। इसके लिए अतिरिक्त उनके लिए कृषि विद्यालय भी बनाए गए। किसान के परिवार के सदस्य खेती संबंधी नवीन प्रौद्योगिकी सीखते हैं। कृषि बाजार समिति के माध्यम से भी खेती का उत्पादन में प्रदर्शन या उसका यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे दिखता होगा कि उनको, किसान को अगर खेती करना है तो अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो कुछ पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले पुराने जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण दूरदर्शन पे
कुछ गवर्नमेंट्स के जो का प्रोग्राम रहते हैं उनसे भी उनको अनाज कैसा बढ़ाना है खेत में ये किया जाता है, तो उसके लिए कृषि विद्यापीठ की भी स्थापना की है। फिर उसके बाद उनको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी माहिती दी जाती है, कृषि विभाग की तरफ से भी माहिती जाती है। यहाँ पे कृषि विद्यालय कुछ बहुत जगह पे एक कृषि विद्यालय बना तैयार किए गए। उस कृषि विद्यालय के मार्फत भी किसान को माहिती दी जाती है। कुछ कृषि पर आधारित कुछ विशेषांक रहते हैं, तो इसके माध्यम से भी खेती का प्रचार या प्रसार किया जाता है और किसान को क्या कैसा करना है, क्या करना है, तो उसमें वो अपनी फसल में या खेत में क्या-क्या कैसे उसमें नयापन लाना है, ये इससे उसको किसान को मालूम पड़ता है। और इसका उपयोग फिर उसको क्या होता है इसका उपयोग से क्या होता है कि उसको भरपूर मात्रा में उसको उपज प्राप्त करना संभव हो जाता है और इसका लाभ हमारा संपूर्ण देश को हो रहा है। तो बच्चों समझ में आया आपको? कितने 40 मिनट। नेक्स्ट अभी देखते हैं हमने जो क्या पढ़ा, क्या सीखा इस पार्ट में। तो मूल्यमापन के आधारित में मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूँगा 3-4 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि खेती के 2 मुख्य मौसम कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 खेती के 2 मुख्य मौसम होते हैं और वो 2 मुख्य मौसम कौन से हैं? तो एक है उसमें उत्तर है खरीफ और रबी। तो आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट अगला सवाल, सिंचाई की 2 आधुनिक विधियाँ कौन-सी है? मैं पीछे आपको बताया था अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आपको पता ही होगा। तो सिंचाई की 2 आधुनिक विधियाँ हैं, टपक और फुहार। आया बच्चों ध्यान में? और क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं मेरा लेसन समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा बच्चों, ये मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।